गेस्ट हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से बात कर रही हूँ। सर, मेरी पार्टी को ये फ़ख्र हासिल है कि इसके बानी कायद पाकिस्तान के न सिर्फ पहले मुंतखब सदर बल्कि मुंतखब वज़ीर आज़म रहे। इसकी खातून लीडर मुस्लिम उम्मा की पहली वज़ीर आज़म रहीं और ज़रदारी साहब को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि वो दूसरी दफ़ा सदर बने हैं। और इस बात के साथ मुझे ये फ़ख्र है कि जब आज मैं इस स्पीच पर जिस पे बहुत कम बात की जा रही है, जिसको ना सुना गया है और ना ही बाद में पढ़ने की कोशिश की गई है, मैं उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए और पॉलिसी के आईने में उस पे बात करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो पार्टी लीडर्स पर एतराज़ भी ये किए गए हैं, उसका भी जवाब मैं अपनी पार्टी के नज़रियात में रहते हुए दूँ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जब ये बात की जाती है कि ज़रदारी साहब रिकन्सिलिएशन क्यों चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से बात क्यों करना चाहते हैं। आज इस बात को बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़े से लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप हमारी तारीख़ पर नज़र डालें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि एक पॉलिटिकल लीडर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुल्की मामलात पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नुक्ता नज़र पे लेकर आ सके। सर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने जब सियासत को ज्वाइन किया तो उसके सिर्फ 4 दिन बाद इस मुल्क में पहला मार्शल लॉ लग गया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लेनिन और माओ के फॉलोअर्स थे और लेनिन की ये सेइंग है कि आपको अपनी आवाम से हमेशा टच में रहना चाहिए और उसके लिए आपको सियासत करनी चाहिए, चाहे आपको राइट विंग की सियासत करनी पड़े। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ना सिर्फ ये कि अपने आप को मनवाया, वो उस वक्त एक काबिल तरीन नौजवान थे, लेकिन जब वो ताशकंद गए तो वहाँ से उन्होंने डिक्टेटर से बेजारी का ऐलान शुरू किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो हमने जंग जीती है वो हम टेबल पे हार रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि मसला कश्मीर को प्रेफर करते हुए हमारी पार्टी की बुनियाद रखी गई। ये बात यहाँ रुकी नहीं, हमें पूरे रास्ते दिए हैं पार्टी ने कि ख़वातीन सियासतदान को क्या करना है और मर्द सियासतदान को भी क्या करना है। बेगम नुसरत भुट्टो पहली खातून थी जिन्होंने मार्शल लॉ को चैलेंज किया जब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जेल में थे। और वक्त ने ये साबित किया कि बेशक हमें रास्ते से हटाया जाए, हमारी लीडरशिप को कत्ल किया जाए, लेकिन हम अपनी पार्टी की पॉलिसी को, अपनी पार्टी के नज़रिए को लेके आगे चलेंगे। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि वो शख्स जिसने अपने उरूज में पार्टी बनाई, मार्शल लॉ को चैलेंज किया, जेल गया, उसके पास रास्ता था, उसके पास जवानी थी, उसके पास लोग थे, उसके पास शख्सियत थी कि वो चमचागिरी की सियासत करता रहता, लेकिन उसने अमल से ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं चलेगा, डिक्टेटर्स नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ना होगा। सर, उसके बाद किसी लीडर के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो कठपुतली बने, थर्ड ऑप्शन बने और नए नारे लगाकर बेवकूफ़ बनाए। जुल्फ़कार अली भुट्टो रास्ता दे चुका है। और ये जो रिकन्सिलिएशन की बात पे ताना दिया जाता है, तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी पार्टी की तारीख़ के आईने में जाऊंगी। मुझे याद आता है शिमला जाते वक्त किस तरह शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने अपोनेंट लीडर से असेंबली के अंदर इत्तफ़ाक़ राय लिया, एतमाद लिया और फिर जाकर वो यादगार शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो शिमला का समिट हुई। तो मैं यहाँ पे पार्टी रुकी नहीं सर। जब मेरे कायद को फांसी हो गई, जब मेरी पार्टी ने अपनी कमर पे 84,480 कोड़े खा लिए, 17 फांसियाँ दे दी गईं, तो मेरी लीडर जो है वो किसी डिक्टेटर के आगे झुकी नहीं।
جب ڈکٹیٹر نے مایوس ہو کر ان تمام چمچوں کرچوں سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے بعد سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں پناہ ملے گی، ان سے بیزاری کے بعد اس کمزور فزیک کی خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے انہیں ٹھکرا دیا، اور وہ سبق جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ ہمیں صرف پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنی ہے، اس نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی، ان پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی جن کے لیڈرز نے ہمارے لیڈر کی پھانسی پہ مٹھائیاں بانٹی تھی، جنہوں نے شادیانے بجائے تھے، لیکن ان سے بات کر کے ایم آر ڈی بنائی۔ یہ میری پارٹی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ریکنسیلیشن کی پہلی منزل اور پہلی فتح تھی کہ یہ سب سے اس نے منوایا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی تھی جسے ڈکٹیٹر نے ختم کیا، اور اب ہم نے اس کی موومنٹ کرنی ہے ریسٹوریشن کی۔ تو یہ ریکنسیلیشن ہماری پارٹی کا وتیرہ ہے، اور ہم ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی سے ریکنسیلیشن کرتے رہیں گے۔ ارے بھائی کیا ہوا ہے؟ کیا کسی لیڈر کو جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا ہے؟ کیا کسی لیڈر کو 11 سال ایک مرتبہ اور 3 سال مختلف مرتبہ کر کے بغیر کسی سزا کے جیل میں رکھا گیا ہے؟ کیا اس کی زبان کاٹی گئی ہے؟ کیا وزیر اعظم کو غلط سزا دے کے گھر بھیج دیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آئیے بات کریں، آپ کو شکایت ہے، سب کو شکایت رہی ہمیشہ کہ اس ملک میں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں، ہم سے پوچھیں کیسے ہوتے ہیں۔ راتوں رات اپنی کتابوں میں لکھا، اپنے آپ کو مختلف جگہ کی پیداوار کہنے والوں نے، سندھ کے لوگوں نے، کہ جی ہم نے راتوں رات امام مسجد کھڑے کیا الیکشن کے لیے، کیونکہ ہمیں کہا تھا کیا ہمیں نہیں معلوم کہ شہری سطح پر ڈکٹیٹر نے کون سی تنظیم بنا کر جو ہے لسانی سیاست کی بنیاد ڈالی؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ صرف ایک پیپلز پارٹی کو پیچھے کرنے کے لیے کس طرح جو ہے ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی دراڑیں ڈالی گئی ملک میں، زبان کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ؟ لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ پری پول ریگنگ اس طرح سے ہونے لگی کہ 4P کی بنیاد رکھی گئی، میری قائد کو ہٹایا گیا، پھر یہاں پہ رکی نہیں پری پول ریگنگ کی سلسلہ، میری قائد کو شہید کر دیا گیا الیکشن سے پہلے، لیکن ہم آگے بڑھتے رہے۔ پھر الیکشن آئے تو جناب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی کیونکہ طالبان جو ہیں ان کی یہ دھمکی ہے کہ وہ اسے ان کے جلسے کو بوم سے اڑا دیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اچک اچک کے اپنی جو ہے وہ کیمپین چلاتی رہیں، لیکن ہم نے پولیٹیکل پارٹی ہی سے بات کی۔ ہم 126 تھے، لیکن ہم نے اپنے پارٹی کے نظریے کے اوپر چلتے ہوئے آئین کو بھی بحال کیا۔ ہم نے جو ہے زراعت بھی ریکارڈ کی، ایکسپورٹ کی، ہم نے جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے 1000 سال کے لیے سوچا، اور سی پیک جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ہم آج بھی جب آپ سے اور سب سے ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اس پارلیمنٹ کے لیے کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، یہاں پہ عوام کے مسائل سنے جائیں۔ آئیے بات کریں، ہمیں دیکھیے 44 سال کے بعد اسی ادارے سے انصاف مانگتے ہیں جہاں سے میرے قائد کو شہید کیا گیا، جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اسی ادارے سے انصاف مانگتے ہیں کہ میرے قائد نے سمجھتے تھے، بیرسٹر تھے، بار ایٹ لا کیا ہوا تھا، میں یہی سب کہوں گی نا، لیکن مائی لارڈ کہتے ہوئے پھانسی پہ چڑھ گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج مجھے اگر ہٹایا جا رہا ہے تو میں ایک نظریے پہ چل رہا ہوں اور میرا نظریہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور سر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے اور ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اسی اسمبلی سے راستہ نکالنا ہے، ہمیں جو بھی ریفارمز کرنی ہے، چاہے الیکٹورل ریفارمز کریں، چاہے جوڈیشل ریفارمز کریں، ہم نے اسی اسمبلی سے کرنی ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں تقریر کے پہلے حصے پہ بات کرتے ہوئے کہ آئیے کسی بھی طاقت کی کٹ پتلی بننے کے بجائے بہتر ہے کہ اب سیاسی راستہ اختیار کیجیے۔ سر اس اسپیچ میں بات کی گئی ہے ایجوکیشن پر اور ہیلتھ پر۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ کنٹینر کا استعمال اب پنجاب میں بھی ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ کی طرح
चेस्ट पेन यूनिट्स भी कंटेनर में बनाए जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि जो टेली मेडिसिन का रास्ता हमारे सिंध में हुआ है, अपने अवाम को जो है सहूलत देने के लिए सेहत की, उन पे अमल किया जाए। जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं पूरे सिंध में, चाहे वो दिल के हों, चाहे वो गुर्दे के हों, चाहे वो जिगर के हों, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि पूरे मुल्क में ये हॉस्पिटल्स बने। जहाँ भी मेरे कायद बिलावल भुट्टो जाते हैं, लोग उनसे यही डिमांड करते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको वो तादाद दूंगी कि जब से ये हॉस्पिटल्स बने हैं उसमें कितने पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान से आए हैं। तो अगर तमाम सूबे इस पे अमल करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि जो एक पेशेंट का लोड है, आबादी का तो ऑलरेडी सिंध में है, क्योंकि जो हमारी माशी पॉलिसी है, जो हमारे हालात हैं, उससे तमाम सूबों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन ये पेशेंट का लोड कम होगा। एजुकेशन को बात की गई और ख़ास तौर पर कहा यह जाता है कि बड़े कम पॉइंट्स थे। जी, आप 777 पॉइंट्स रखें, इम्प्लीमेंट एक पे भी ना हो तो उससे बेहतर है कि आप कम पॉइंट रखें जिनसे सारे पॉइंट्स इंटरलिंक हैं, उन पे बात करें और इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ ये बात होती रही कि सिंध में नहीं है उसका जो असर है, तो मैं ये बात करूँगी कि एजुकेशन पे मैं जब बात करना चाहती हूँ तो इस पे ज़ोर दिया गया है कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में है और बहुत से सूबों में ज़्यादा भी, बहुत सूबे में ज़्यादा भी होंगे किसी में, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने बहुत सारे आउट गोइंग स्कूल बच्चों को स्कूल्स में भेजा है और एक तेज़ तरीन जो है वो सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें वो बच्चे जो लेट स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो 2 से 3 साल में करें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब जगह हो। और सर, इसके साथ साथ जो हमने पॉलिसी इख्तियार की है, क्योंकि जब हमने शहीद बीबी के बाद इक़्तिदार संभाला था तो लियारी में हमें गैंगस्टर तोहफे में मिले थे, लेकिन आज वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है और पाकिस्तान बनने के बाद दूसरी जर्नल यूनिवर्सिटी भी है। हमने किला कवर किया है उन लोगों का। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह सिंध मदरसतुल इस्लाम, कॉमिक्स कॉलेज और लॉ कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी के दर्जे दिए और 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में आया है, एजुकेशन को फोकस करें और ख़ास तौर पर लड़कियों की बात की है। सर, मैं थोड़ी सी बस स्पीच को कवर कर लें। 12 मिनट हो गए प्लीज। मैं बस स्पीच पे वाइंड अप कर लें। मैं स्पीच पे कर रही हूँ थोड़ी सी। तो ये जो सिर्फ बच्चियों के भी आउट ऑफ स्कूल है, इनके अलावा ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनके लीगल प्रोटेक्शन पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। मैं दावत देती हूँ तमाम सूबों को कि वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, बच्चों की शादी की उम्र के ऊपर बात की जाए। तमाम सूबों में गुनाह समझा जाता है इस पे। और प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक लॉ जो सिंध का है, इसको प्लीज सब इसको स्टडी करें और इस पे बात करें। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सीटों और सेंटरों से निकाल के जो चाइना की तरफ रुख किया और 5000 मुरब्बा मील के साथ K2 हमारे हिस्से में आया, हमें अपने इन दोस्तों की तरफ तवज्जो देनी है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को याद करती हूँ तो टर्की, सऊदी अरब, ईरान और इन सबको अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। सर, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तोहफों पे मुल्कों से दोस्ती ख़राब नहीं की जाती है। नीयत को, इंसान को मजबूत रख के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जहाँ कश्मीर की बात है तो मैं ये समझती हूँ कि 1000 साल में हमें अगर जंग करनी पड़ी तो हम इस बात को भूलते नहीं कि ये मेरे कायद ने कहा है। फाइनेंस पे मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि बार बार ये बात हो रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए ताकि हम वो बार बार खिफत ना उठा सकें जो एक दफ़ा हमने 97 में उठाई कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे वो लपेट दिए गए। फिर CPAC पे भी यही बात होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बस आखिरी ये करना चाहती हूँ कि सर देखें, जब हम बात करें तो तारीख़ को समझ के करें। कोटा सिस्टम जो है, ये कोटा जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 10 साल के लिए लगाया था। चौथे साल उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म की। उसके बाद हम बहुत अरसे फेडरल में नहीं थे, लेकिन जहाँ से ये सवाल उठ रहा है, आप हर फेडरल हुकूमत का हिस्सा थे। आपने कभी एक रेजोल्यूशन नहीं इस पे दी कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। थैंक यू निसार अहमद जट साहब।